नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का NH24/7 पर। मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। शुरुआत करते हैं हम खबरों की और सबसे पहले बात करते हैं नक्सलवाद की। खात्मे का काउंटडाउन जो कि इस वक्त शुरू हो चुका है। नक्सलवाद की जो समाप्ति की डेडलाइन रखी गई थी उसमें एक ही दिन बचा है। आज है 30 तारीख और कल है 31 मार्च, यानी कि कल वो दिन है जब नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। तो रेड कॉरिडोर से राहत तक आज हम बात करने वाले हैं राजनांद गांव की। राजनांद गांव में आतंक के अंत की ऐतिहासिक कहानी लिख दी गई है। कभी नक्सलियों के गढ़ रहे इस क्षेत्र में वर्षों तक दहशत का साया रहा, जहां पे 1990 से लेकर साल 2009 तक कई बड़ी घटनाओं ने सिस्टम को झकझोरा। मदनवाड़ा में एसपी वीके चौबे के साथ ही 29 जवानों की शहादत ने निर्णायक जंग की नींव रखी। इसके बाद पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों ने 29 कैंप स्थापित किए, लगातार ऑपरेशन को आगे बढ़ाया और इससे नक्सली संगठन कमजोर पड़ते गए। कई मुठभेड़ें हुई, आत्मसमर्पण हुए, तब जाकर अब राजनांद गांव नक्सल मुक्त हो चुका है। ये सफलता उन वीर जवानों के बलिदान का ही परिणाम है जिनकी कुर्बानी से क्षेत्र में शांति और विकास की नई राह खुल चुकी है। तो खात्मे का ये जो काउंटडाउन है उसमें सिर्फ एक दिन का वक्त शेष बचा है, एक दिन भी पूरा नहीं बचा। लगातार ऑपरेशन से नेटवर्क टूट रहा। आज हम बात राजनांद गांव की कर रहे हैं। इस कड़ी में शहीदों के बलिदान से शांति किस तरह से लौटी है राजनांद गांव में, इसकी तस्वीरें अब नजर आने लगी। अब सुखद तस्वीरें दिखने लगी राजनांद गांव में जब नक्सलियों का पूरी तरह से सफाया हुआ। 2009 मदनवाड़ा में 29 जवान यहां पर शहीद हुए थे। एसपी चौबे की शहादत और कई लोगों की शहादत के बाद देखिए अब तस्वीर बदल रही है। नए नए कैंप खुल रहे हैं। सुरक्षा बलों के कैंप खुलने के बाद अब यहां पर विकास की तरफ लोग लौट रहे हैं। और हमारे साथ शुभांशु चौधरी जी जुड़ गए हैं, नक्सल एक्सपर्ट है। सर बहुत स्वागत है आपका NH24/7 पर। शुभांशु जी, वो डेडलाइन जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे थे, अब उस डेडलाइन का दिन आ चुका है। सिर्फ एक दिन बचा है, कल 31 तारीख, लेकिन आज चर्चा राजनांद गांव की जो कि नक्सल मुक्त हो चुका है। सर, जो बदलाव आया है इसके पीछे क्या रणनीति आप देख पाते हैं? जो विकास कार्य वहां पर हुए, कितना असर पड़ा इसका? चलिए एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे, नक्सल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे और हम उनसे बातचीत भी करेंगे, कई सवालों के जवाब भी लेंगे। तो फिर से बता दें आपको कि छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए 31 मार्च 2026 की डेडलाइन अमित शाह की तरफ से दी गई थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में लगातार देखिए सुरक्षा बल ऑपरेशन चला रहे हैं और इसका परिणाम है कि कई खूंखार और दुर्दांत नक्सली मारे जा चुके हैं। कई बड़े जो नक्सल कैडर के नक्सली हैं उन्होंने सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, मुख्य धारा से जुड़ गए हैं, वो हथियार भी छोड़ दिया और कई जो नक्सली हैं उनको गिरफ्तार भी किया जा चुका है। तो ये जो सफलता है वाकई अभूतपूर्व है। इस सफलता का जिक्र करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि एक दशक की बात नहीं है, कई दशकों से ये जो नक्सली हैं उनकी तूती जिन क्षेत्रों में बोला करती थी, आज उन क्षेत्रों में शांति कायम है। आज उन क्षेत्रों में विकास की बयार बह रही और आम जनता वहां पर खुशहाल नजर आ रही है। स्कूल खुल रहे हैं, सुरक्षा बल के कैंप खुलने के बाद अब देखिए लोगों का भरोसा पुलिसिंग पर बढ़ा है और यही वजह है कि वहां के जो आम नागरिक है, जो आम जनता है वहां की, वो पूरी तरह से पुलिस बल का सहयोग कर रही है। और चलिए हमारे साथ एक बार फिर से शुभांशु चौधरी जी जुड़ गए हैं, नक्सल एक्सपर्ट हैं, और अक्षय साहू भी हैं हमारे संवाददाता। शुभांशु जी, मैं आपके पास हूं, इससे पहले ग्राउंड रिपोर्ट पर जान लेते हैं कि हकीकत राजनांद गांव की फिलहाल क्या है। अक्षय बताएंगे। अक्षय, किस तरह की तस्वीरें अब बदली हुई नजर आती है राजनांद गांव में? जो समय सीमा तय की गई थी उसके तहत जो है आखिरी जो नक्सली बचे हुए थे, 6 नक्सली जो एमएमसी जोन में, उन्होंने भी जो है वो सरेंडर कर दिया है। वहीं आज जो है मोहला क्षेत्र में कुछ नक्सली डंप भी बरामद किए गए हैं, जिसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। बड़ी संख्या में वहां पर जो नक्सली डंप है जिसमें 7 राइफल के साथ साथ AK-40 भी बरामद किया गया है। साथ ही हम बात करें राजनांदगांव रेंज की, तो कटेमा के जंगलों से लेकर मानपुर मोहल्ला के औंधी और बकरकट्टा क्षेत्र के जो नक्सली थे,
सभी के सभी जो है न्यूट्रलाइज कर लिए गए हैं, जिसे लेकर जो पुलिस की जो टीम है उसकी लगातार सराहना की जा रही है। साथ ही हम बात करें नक्सलियों की तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के जो एसपी थे जिन्होंने 29 जवानों के साथ जो अपनी शहादत दी, उनकी शहादत को नमन किए बिना ये जो सफलता है आज जो पुलिस को हासिल हुई है, ये सफलता ये मुश्किल थी। जी बिल्कुल। क्या सुरक्षा बलों की जो रणनीति हमने देखी बदली हुई, अक्षय, इसका भी प्रभाव नजर आता है? कितना विकास अब दिख रहा है राजनांद गांव में? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसमें जो पॉलिसी जो सरकार ने अपनाई, लगातार नक्सलियों से बातचीत करके उन्हें उनके लिए रेड कारपेट बिछा के पुनर्वास की नीतियों को जिस तरह से लागू किया गया, इस सरकार की एक बड़ी सफलता के तौर पे देखी जा रही है कि इतनी बड़ी संख्या में और जो समय सीमा जो निर्धारित की गई थी, जो तय किया गया था, जो जिस समय सीमा के भीतर सभी नक्सलियों को न्यूट्रलाइज कर लिया गया है, नक्सलियों ने समर्पण कर दिया है। साथ ही जो नक्सलियों द्वारा जो बड़ी संख्या में जो डंप जो है वो किया गया था, अब उनकी तरफ जो है जो सुरक्षा बल के जवान हैं वे आगे बढ़ रहे हैं और लगातार अभी जो कुछ ही संख्या में डंप जो है बरामद किया गया है, ऐसी आशंका जताई जा रही है कि बड़ी संख्या में जो डंप है वो आगे और भी जो है पुलिस के द्वारा बरामद। ठीक है अक्षय, बने रहिए आप हमारे साथ। शुभांशु जी के पास मैं जाती हूँ, उनसे सवाल है। शुभांशु जी, जो नक्सलवाद खत्म हो रहा है, सबसे पीछे इसके अगर हम देखें तो क्या बड़ी वजह आपको नजर आती है? और अगर आप देखें कि खुफिया तंत्र, तो कितना रोल दिखता है खुफिया तंत्र का? खुफिया तंत्र का ही सबसे बड़ा रोल था। अभी मैं बीच में अबूझमाड़ गया था, तो वहाँ जो एसपी हैं नारायणपुर के, उनसे मैंने पूछा कि ये जीत आपकी हुई है, बहुत बड़ी जीत है, इसके पीछे क्या योगदान है, किसका योगदान कितना है? उन्होंने कहा 80% ह्यूमन इंटेलिजेंस और 20% में बाकी सब कुछ यानी जो आपने अभी चर्चा की, अमित शाह जी का नेतृत्व, ड्रोन और सैटेलाइट और पैसा और सब कुछ मिला के 20%। तो ये ह्यूमन इंट जो वो कह रहे थे, जिससे जानकारी मिली, वो कैसे मिली? क्योंकि लोग बदले। 2015 के पहले उन इलाकों में जनता का समर्थन था माओवादियों को, जो 2015 के बाद सरकार की तरफ झुका, जिसको हम लोग ब्रिगेडियर पोलवार थे कांकेर में, वो कहते थे सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसकी तरफ होती है जीत उसकी होती है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी 2015 के बाद, इसका अर्थ ये नहीं कि वो सरकार के बड़े समर्थक हैं, पर वो हिंसा नहीं चाहते हैं, दोनों तरफ से हिंसा नहीं चाहते हैं, इसलिए लोगों ने जानकारियां दी और उसके आधार पर वो सीआरपीएफ का कितना योगदान था, डीआरजी का कितना योगदान था, ऑफ कोर्स वीके चौबे जी की यहाँ पे अभी चर्चा हो रही थी, सभी का योगदान रहा है इसमें। कम से कम 25 साल, मतलब 2000 से अगर हम जब से ये प्रदेश बना है तब से बहुत जाने गई हैं, बहुत शहादत हुई है। ये एक बहुत खुशी का मौका है। ये जैसे भारत की आजादी हुई थी 1947 में, उस तरह का मौका है इन इलाकों के लिए। पर अब हमें आगे का भी सोचना है कि 47 के बाद 26 जनवरी 1950 भी आया कि एक संविधान बना। हाँ। अब बस्तर का कैसा रोड मैप होना चाहिए, कैसे वहां पर सरकार चलनी चाहिए, जिससे कि जो पहले हुआ है वो फिर से ना हो। नक्सलवाद के खात्मे की आपने बात की, तो ये खात्मा तो 1952 में भी हुआ था, ये 1972 में भी हुआ था। दो बार हम लोगों ने यही उत्सव जो हम कल मनाएंगे हम मना चुके हैं, लेकिन उसके बाद वो फिर आ जाते हैं। नक्सलवाद खत्म नहीं होगा, उसको समर्थन करने वाले खत्म हो सकते हैं, तब वो एक समस्या नहीं रहेगी। तो नक्सल समस्या यहाँ पे खत्म हो रही है, वो फिर से न असर उठाए, किसी और रूप में लोगों का उनसे जुड़ाव या किसी भी हिंसक गतिविधि से जुड़ाव न दिखे, इस दिशा में अब हमें आगे काम करने की जरूरत है। सर, जो आत्मसमर्पण नीति है हमारी, ये कितनी प्रभावी नजर आती है? क्या आत्मसमर्पण नीति के माध्यम से ही आगे जो नक्सलवाद के लिए जो लोग उस तरफ जाते हैं, नक्सलवाद की ओर मुड़ते हैं, उस विचारधारा को अपनाते हैं, उनको रोका जा सकता है? जी नहीं, नक्सलवाद की जो नीति है, अगर आपने उसको पढ़ा है तो उसमें लिखा हुआ है कि जो समर्पण करेंगे उनको 1 हेक्टेयर जमीन दी जाएगी। अब मैं किसान नहीं हूँ, पर जो भी मैं समझता हूँ कि जैसे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है ना, उसमें भी ये कहा गया है कि हम 4 हेक्टेयर तक जमीन देंगे। तो 1 हेक्टेयर जमीन से कोई भी परिवार जीवित नहीं रह सकता है, तो वो कैसे अट्रैक्टिव हो सकता है?
उसमें पैसे की भी बात कही गई है कि जैसे ही आप सरेंडर करेंगे आपको 50,000 रुपए तुरंत तुरंत दिया जाएगा। हाँ। मैंने एक बड़े माओवादी नेता से 2 दिन पहले ही बात की और वो अपना खुद का सर्वे करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे हिसाब से अभी तक सिर्फ 17% लोगों को वो पैसा मिला है। तो ठीक है, अभी इन्होंने आत्मसमर्पण किया है, किस कारण से किया है, किसका कितना योगदान है, उस पर ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनको अब समाज में जोड़ने की, यही लोग जिन्होंने पूरे 45 साल तक आतंक मचाया है ना। अब हमारे यहाँ बहुत सारे नक्सल पीड़ित हैं जिनके परिवारों को बर्बाद किया इन लोगों ने। और ये आप जो पुलिस के शहीद हैं उनकी बात तो आप कर ही रहे थे, वीके चौबे जी के जैसे। तो उन्हीं लोगों को आप अभी रेड कारपेट की बात हुई दे रहे हैं जो हत्यारे रहे हैं ना, जो जिनकी हिंसा की राजनीति रही है, जो इसी पर विश्वास करते थे कि बंदूक के रास्ते से ही वो बदलाव ला सकते हैं। तो इनको वापस लाना एक ये कठिन प्रश्न है और उसके लिए गंभीर प्रयास किए जाने की जरूरत है, जो कि और जगह हुए हैं। ये दुनिया में पहली बार नहीं है जहाँ पे कोई युद्ध खत्म हो रहा है। तो दोनों पक्ष के लोगों को साथ में बैठाना, ये जो पीस एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की बात होती है, अब ये काम शुरू हो जाने चाहिए थे, पर अब तो होना ही चाहिए कि जहां पर जो पहले नक्सल थे और जो नक्सल पीड़ित हैं, समाज के वो लोग, जैसे कितने लोग विस्थापित हैं। आज भी मैंने नारायणपुर में देखा कि करीब 1000 से ज्यादा परिवार हैं जो नक्सलियों के कारण विस्थापित होकर अबूझमाड़ से नारायणपुर शहर में रह रहे हैं। अब उनका धीरे धीरे जाना शुरू हुआ है, पर जब वो वापस जाएंगे तो उन्हीं गांवों में, जैसे अभी भी 50,000 लोग आंध्र तेलंगाना में विस्थापित पड़े हुए हैं, वो वापस आएंगे तो उनका जो पुराने लोगों के साथ में क्या रिश्ता होगा, अभी बहुत काम बाकी है। शुभांशु जी, आप किस तरह की तस्वीरें देखते हैं जब वो पुराना दौर, जब नक्सलियों की तूती बोला करती थी, उस वक्त विकास कार्य भी नहीं हो पा रहे थे, ना तो सुरक्षा बल के कैंप हुआ करते थे। आज जैसे राजनांदगांव की बात कर लें तो 29 कैंप भी खुल गए वहां पर, और कह रहे हैं कि अब विकास भी प्रभावी तरीके से वहां पर हो रहा है और आम जनता का सहयोग पूरा पूरा पुलिस को मिल रहा है। कितनी बदली हुई तस्वीर आप देख पाते हैं आज के दौर में? बिल्कुल, मैं राजनांदगांव तो अभी नहीं गया हूं, पर मैं बार बार वही अबूझमाड़ की बात कर रहा हूं क्योंकि वहीं से मैं भी लौटा हूं। तो वहां कुतुल गांव का मैंने जिक्र किया, जो उनकी राजधानी थी। कुतुल में एक बड़ा सा हॉस्पिटल है, अभी गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, जिसमें 10 बेड हैं। वो मूलतः सैनिकों के लिए बनाया गया है। उसी दिन वहां पे बाजार लगा हुआ था, उसमें सैकड़ों लोग थे, पर मैंने दिन भर नोटिस किया एक भी व्यक्ति उस पुलिस वाले जो हॉस्पिटल है वहां नहीं गया ना। तो वो जो संवाद की हीनता है, जो कि भय है या जो भी है ना, उसको अभी भाषा की दूरी है क्योंकि वो डॉक्टर सारे हिंदी बोलने वाले और ये सब गोंडी बोलने वाले ग्रामीण कुतुल में, उसको दूर करने की जरूरत है। अबूझ हम उसको कहते हैं। अबूझ क्यों? क्योंकि हमारे बीच में कोई भाषा नहीं है। तो अभी सरकार को संवाद ऐसा कि जिसमें वो बोल सके, हम सुन सकें, ऐसी तकनीकें आजकल उपलब्ध है ना। एआई का जमाना है। आजकल एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडियो बन रहा है जहां पर लोग बोलते हैं अपनी कहानियां, उनको क्या जरूरी लगती है, और जो सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं उसके आधार पे वो हेडलाइन बनता है, वो न्यूज बनता है। तो इन सब चीजों का प्रयोग, माइनिंग और जंगल, ना, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। ये जो लड़ाई थी ये तो जंगल की ही लड़ाई थी, क्योंकि इसमें कोई जमींदार तो नहीं था जैसा और जगहों में होता है। तो जमींदारी यहाँ पे जंगल विभाग की थी। यद्यपि इस 25 सालों में अब जंगल का कानून बना है, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे अच्छे से होगा। और सबसे प्रमुख है माइनिंग। माइनिंग में मालिकाना किसका होगा? माइनिंग, जैसे सरकार पहले कहती थी जंगल हमारा है, अंग्रेजों ने भी यही कहा था, और आदिवासी ने हमेशा है। भूमकाल विद्रोह हो, हलबा विद्रोह हो, ये भी विद्रोह जो माओवादियों का विद्रोह था, ये भी असफल रहा इसके पहले के विद्रोहों की तरह। पर आगे ना हो इसलिए जंगल में तो कानून बना है कि अब जंगल में लोगों को कुछ कुछ अधिकार मिल रहा है, वैसे ही माइनिंग में लोगों को मालिकाना मिले। कितना मिले? ये 100 साल हुए हैं छत्तीसगढ़ में माइनिंग शुरू हुई। 1926 में यहाँ पहली कोयले की माइन बनी थी, पर उसका सारा का सारा जो फायदा है वो सरकार और कंपनियां ले जाती हैं। लोगों को बहुत कम मिलता है या कुछ भी नहीं मिलता। यही वजह है कि कानून बदलने चाहिए। जंगल और जमीन की लड़ाई के तौर पर भी इसको कई बार हमने देखा कि करार दिया गया है कि
ये तो जंगलों की लड़ाई है, हमारा क्षेत्र है, हमारे क्षेत्र पर लोग कब्जा कर रहे, एक इस तरह की मानसिकता हमें नजर आती थी। क्या ऐसा किया जाए शुभांशु जी कि जो नई पीढ़ी है वो नक्सलवाद की तरफ आगे कभी आकर्षित ना हो? क्या रणनीति ऐसी होनी चाहिए? क्योंकि ये तो विचारधारा है ना, विचारधारा को खत्म करना है अगर, तो किस तरह की आगे रणनीति हो अब? नहीं, ये कोई नया प्रश्न नहीं है। ये प्रश्न 1980 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी तब उन्होंने पूछा था और उसके आधार पे एक बस्तर डेवलपमेंट प्लान बना था कि क्या किया जाए जिससे लोग नक्सलवाद के प्रति आकर्षित न हो। उसमें 2-3 बातें कही थी, बहुत सिंपल सी, और वो आज भी उतनी ही सही है। ये दुर्भाग्य है कि उस रिपोर्ट पर किसी ने नहीं देखा, कांग्रेसियों ने भी नहीं ध्यान दिया। तो पहला कहता है कि बस्तर में जो किसान है, मतलब आदिवासी खेती बहुत कम करता है, वो जंगल पर ज्यादा आधारित है, तो जो किसान है वो एक ही फसल उगाता है। कुछ ऐसा किया जाए, पानी का बंदोबस्त किया जाए, आजकल सोलर एनर्जी की बड़ी चर्चा है, जिससे वो 2 फसल उगाए, पहला। दूसरा, उसको जो वनोपज है, वनोपज का सही दाम मिले। मतलब महुआ अगर बिनता है तो क्यों नहीं हम कोशिश करें कि वहीं महुआ की छोटी सी फैक्ट्री बने और वो महुआ की शराब बेच सके। मतलब सरकार, मतलब स्थानीय स्तर पर शुभांशु जी उनको रोजगार उपलब्ध अगर हो तो नई पीढ़ी आकर्षित नहीं होगी इस विचारधारा की तरफ। कल हम इस पर दिन भर चर्चा करने वाले हैं। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है जैसा कि आपने कहा भी। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।